नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। निपा की वापसी पर आज हम बात करेंगे। दरअसल निपा कोरोना की तरह ही एक वायरस है जो चमगादड़ से फैलता है। चमगादड़ ही नहीं बल्कि कई जानवर हैं जिसके जरिए ये इंसानों की रगों में फैल जाता है और फिर धीमे धीमे अपनी जड़ें गहरी करता जाता है। पहले इसे आम समझा जा रहा था, लेकिन 2 मौतों ने खतरनाक होने के संकेत दिए, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया। आज की खास पेशकश में हम निपा वायरस को लेकर करेंगे चर्चा। क्योंकि लगातार लोगों के बीच फैलता जा रहा है। लगातार ये पांव पसारता जा रहा है। हालांकि पहले ये अंदेशा नहीं लग पाया कि ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन एक के बाद एक जब केरल में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई तब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हुआ। उसके बाद से इसकी जांच शुरू की गई और अलर्ट जारी कर दिया गया है कि इस वायरस से सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ समय तक ये वायरस रहा, उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म होती गई, लोग सतर्क हो गए। ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा जानकारी इसको निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और अचानक से एक के बाद एक 2 मौतों ने फिर से स्वास्थ्य महकमे को सचेत किया और अब इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब इस पर चिंतन शुरू हो गया है। इस पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन इसके जो फैलने का तरीका है, इसका जो संक्रमण है, वो निश्चित तौर पर लोगों को परेशान कर रहा है कि अभी एक बीमारी से लोग जूझ रहे थे कोरोना से, अब निपा वायरस जो है वो निश्चित तौर पर लोगों को परेशान कर सकता है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये ख़तरनाक है कोरोना की तरह। इस पर स्वास्थ्य महकमे की नज़र बनी हुई है। इन सब बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे, कितना ख़तरनाक हो सकता है ये वायरस। अगर हम इसकी देखभाल करें तो कैसे कर सकता है एक इंसान अपनी देखभाल, शुरुआती लक्षण इसके क्या होते हैं और इंसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से ये पनपता है, इन सारी बातों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ किसी भी तरह की जब कोई नई बीमारी आती है तो उससे निपटना एक चुनौती भरा काम होता है, खासकर डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि किस मेडिसिन का वो इस्तेमाल करें वायरस को रोकने के लिए, ये समझने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ कहा जा रहा है कि निपा की वापसी हुई है और ये भी चमगादड़ से फैलता है। ये ख़तरनाक एक इंसान के लिए हो सकता है अगर सावधानी ना बरती जाए, और ये धीमे धीमे करके जानवरों की जो लार होती है उससे संक्रमण होता है एक इंसान को और उसके ज़रिए ये धीरे धीरे इंसान में फैलता जाता है। और अगर इसकी ठीक तरीके से देखभाल ना हो तो मौत भी हो सकती है। 2 खास मेहमान हमारे साथ शामिल हैं जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि निपा की वापसी हुई है कितना ख़तरनाक है। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आप फिजिशियन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं डीएमसी के। और दूसरे मेहमान के तौर पर डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे हमारे साथ हैं, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत सर आप दोनों का। और डॉक्टर सतीश, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से निपा वायरस जो है पांव पसार रहा है, क्या वाकई ये जो एक ख़तरनाक वायरस हो सकता है? क्या स्वास्थ्य महकमे ने कोई चेतावनी इसको लेकर जारी की गई है? कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने जी। सबसे बड़ी बात है, निपा जो है ये गांव का नाम है जी। मलेशिया में, जहाँ ये पहली बार 1998 में ये पाया गया था। जी। पहला केस वही निपा गांव से मिला था, तभी से इसका नाम निपा वायरस हो गया। जी। और ये सबसे बड़ी बात है, ये शुरुआत में चमगादड़ बैठ के लार्वा उसके थूक से, उसके पेशाब से, ये स्पेशली खजूर के पेड़ पे, जी, खजूर के पेड़ पे ये ज्यादा ये पनपता रहा। और अब उसके बाद फिर सुअर के केसेस में भी आ गए। तो इस तरह ये फैलता है। एक ये है कि ये एयरबॉर्न नहीं है, हवा से नहीं फैलता। ओके। ये पेशाब से और जैसे थूक से फैलता है। तो ये सबसे बड़ी बात है।
ये जो वायरस है सर, सतीश जी, ये जो वायरस है इसका पहला मामला क्या आप बता सकते हैं कब सामने आया, कैसे इस बात की तस्दीक की गई या जानकारी हासिल हो पाई कि ये वायरस जो है संक्रमित करेगा लोगों को और खतरनाक हो सकता है? जैसा मैंने बताया 1998 98 में सबसे पहले मलेशिया के एक गांव नीपा गांव से पहला, माफ कीजिए, भारत की बात कर रहे हैं हम। भारत में सबसे पहले आया। अभी ये बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये जो हमारे वेस्ट बंगाल के गांव है वहाँ सबसे पहले आया था। और अभी रिसेंटली ये केरला के कोझिकोड में हुआ। कोझिकोड में 2 केसेस की डेथ हुई। कोझिकोड में दो की डेथ हुई। तब से ये ज्यादा हम लोग अब अलर्ट हो गए हैं और इस पे पूरा रिसर्च चल रहा है। और सबसे पहले इसका जो बहुत तेज बुखार, इसकी शुरुआत होती है तेज बुखार से, सिर दर्द से, फिर चक्कर आता है, उल्टी होती है। ये डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर रवि सिंह, फिजिशियन हैं आप, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं डीएमसी के। डॉक्टर साहब, आप तो चूंकि गहराई से चीज़ों पर नज़र रखते हैं और कोरोना भी आया था तो थोड़ा सा चुनौतियां ये रही थी शुरुआत में कि हम इसको समझने में नाकाम हुए थे, लेकिन जैसे जैसे समझ में आती गई वैसे वैसे आप लोगों ने इसका इलाज भी शुरू किया। लेकिन अब ये चूंकि निपाह की बात की जा रही है, इसको थोड़ा समझना चाहेंगे, किस तरह का वायरस है, कैसे फैलता है, क्या इसके लक्षण हैं? जी नमस्कार, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। निपाह वायरस एक आरएनए वायरस है जी। जो वायरस होते हैं वो या आरएनए बेस्ड होते हैं या डीएनए बेस्ड होते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं हम लोग, वो एक डीएनए वायरस है। ये जो निपाह वायरस है ये आरएनए वायरस है और इससे मेनिंगोइंसेफेलाइटिस मतलब दिमागी बुखार की बीमारी होती है जी। तो इंसेफेलाइटिस होने से पहले इसके 2-3 और लक्षण हो सकते हैं, जैसे हाई ग्रेड फीवर आना, फ्लू जैसे सिम्टम्स आना, और उसके बाद फिर पेशेंट को सर में बहुत तेज दर्द होता है, फिर वो कोमा में जा सकते हैं और उनकी डेथ हो सकती है जी। तो ये इसके शुरुआती लक्षण हैं। तो जहां तक फैलने की बात है, बैट से ह्यूमन में स्प्रेड होता है और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो सकता है जी। इसीलिए जो भी सस्पेक्टेड रीजन्स हैं उनको कंटामिनेशन जोन डिक्लेयर करके, और जैसे हमने देखा था कि कोविड-19 में हम लोगों ने ना स्प्रेड को रोकने की कोशिश की थी जी। सिमिलर तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है कि उस एरिया को हम लोग कंटामिनेशन जोन करके ब्लॉक कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ह्यूमन टू ह्यूमन जो स्प्रेड हो सकता है उसको हम रोक सकें। ये इसके जो लक्षण है, एक इंसान कैसे पता लगा? एक आम इंसान को तो पता नहीं होता है कि वो तो नॉर्मल जब मौसम बदलता है तो उसको सर्दी खांसी जुकाम होता है, ऐसे में वो कैसे एक आम इंसान पहचान सकता है कि ये निपाह वायरस के लक्षण हो सकते हैं और उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, ये नॉर्मल कॉमन फ्लू के जैसा ही स्टार्ट हो सकता है, बट उसके बाद क्या होगा कि सर का दर्द होना, बेहोशी छाना, मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। तो इस तरीके की जब सिम्टम्स होते हैं तो हमें सस्पेक्ट होता है कि नहीं, ये नॉर्मल फीवर नहीं है, ये इंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस है। फिर अकॉर्डिंगली हम उसके लिए टेस्ट करते हैं, एमआरआई कराया जाता है, एमआरआई की जांच ब्रेन की। उसमें हमें ना डीप ग्रे मैटर और वाइट मैटर में कुछ लीजन्स दिखते हैं, जिससे कि हम ये सस्पिशन कर सकते हैं कि पेशेंट को निपाह इंसेफेलाइटिस है। ठीक है। तो टेस्ट के माध्यम से ही किसी भी वायरस को कैरेक्टराइज किया जा सकता है। वैसे केवल लक्षण के माध्यम से सारे वायरल इलनेसेस ऑलमोस्ट एक ही जैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये जापानीज इंसेफेलाइटिस का वायरस है या निपाह वायरस है, ये लक्षण के आधार पर पता करना मुश्किल है। डॉक्टर सतीश, चूंकि स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर तो रहता है, लेकिन क्या क्या गाइडलाइंस अभी लोगों के लिए जारी की गई हैं और कैसे लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य महकमे की तरफ से? सबसे पहले तो इसका क्योंकि अभी तक कोई ट्रीटमेंट निकला नहीं है, क्योंकि एंटीवायरल ट्राई किया गया है, इसमें
थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग ज्यादा करते हैं। जैसे तेज बुखार है तो पैरासीटामोल वगैरह दिया, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो जो होता है उसी के लिए हम लोग करते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें बचाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग रेगुलर हैंड वॉश, बराबर साबुन से हाथ धोते रहेंगे, क्योंकि इसका इन्फेक्शन सलाइवा और यूरिन के थ्रू होता है। तो थूक और इससे बचने के लिए आपको रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए। प्लस जो इन्फेक्टेड केस हो उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए। स्पेशली इसके टच, जैसे इसी दो चीज से ही ज्यादा फैलता है, यूरिन और सलाइवा। तो इससे बचने के लिए आपको पूरा इसकी तैयारी करनी होगी। और आपको ये खजूर वगैरह जो कभी ऐसे कच्चा जो रॉ खजूर लोग खा लेते हैं, ये गलत करते हैं उसको, क्योंकि उससे इन्फेक्शन का पूरा डर रहता है। बैग जो चमगादड़ खाए रहते हैं या इवन अपना थूक उसमें लगा देते हैं या उनकी पेशाब लग गई तो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए कभी भी कच्चा खजूर तो नहीं खाना चाहिए, आई मीन रॉ खजूर। तो आप वॉश करके बाकायदा तभी आप खाइए। लेकिन डॉक्टर साहब आते भी कहते हैं किसी चीज की खराब होती है। अगर जब कोरोना टाइम पे भी हम लोग ने बार बार हाथ धोए और ज्यादा हाथ धोए तो ये कहा जाने लगा कि अगर आप ज्यादा हाथ धोते हैं तो आपके हाथों पे जो जर्म्स होते हैं जो आपको बचाते हैं अक्सर उन जर्म से जो आपके लिए नुकसानदायक होते हैं, उसका नुकसान भी होता है। और कोई ज्यादा हाथ धोता है तो भी परेशानी का कारण बन जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। इसमें तो तभी धोना है जब जैसे कोई खजूर आपने छुआ या उसको खाने जा रहे हैं तब आप धोइए, खजूर भी धोइए, हाथ भी धोइए। या अगर किसी का जैसे किसी इन्फेक्टेड आदमी से आप वो उनसे मिलने जा रहे हैं या डिस्टेंस नहीं के उनसे अगर कहीं टच भी हुआ है, उनका तौलिया वगैरह या कोई भी टच हुआ है तो उसको उस समय साबुन से हाथ धोइए। ठीक है, यानी किसी चीज के संपर्क में आते हैं आप तो उस वक्त आपको हाथ धोने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सर, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत गहरी बातें आपके जरिए हमें समझने की ज़रूरत भी है। और हमारे दर्शक जो इस वक्त हमको सुन रहे हैं वो घबराएं नहीं, क्या हमें करना चाहिए उस पर भी हम डॉक्टर साहब से सलाह लेंगे। निपा वायरस की वापसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, कितना खतरनाक है ये, एक इंसान को क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि जो हिम्मत से काम लेते हैं वो किसी भी परेशानी से उबर कर सामने आते हैं। और कोरोना से हम सब ने जो जूझने की हिम्मत दिखाई है उससे निपा वायरस या कोई भी बीमारी अगर पनपती है तो हमें उसी तरह से हिम्मत से काम लेना होगा। डॉक्टर साहब से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर रवि सिंह जो कि फिजिशियन हैं, डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जो कि पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर रवि जी, आपसे हम थोड़ा समझना चाहेंगे, आदमी जब भी कोई नई बीमारी आती है तो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्या वर्तमान में हमें इससे घबराने की ज़रूरत है या एहतियात के तौर पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं तो सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी? डॉक्टर रवि। हेलो जी। जैसा कि हम सब जानते हैं जानकारी ही बचाव है, तो अगर हम इसके बारे में जानेंगे तभी हम इससे बच पाएंगे। अगर हम इसके बारे में जानकारी हमें होगी नहीं तो हमें ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोई अलग स्पेशल तरह के प्रिकॉशंस नहीं है। जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को रोकने वाले प्रिकॉशंस हैं, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में ना जाएं, अगर हम उसके कांटेक्ट में जा रहे हैं तो अपने आप को सैनिटाइज करके रखना, यही सारी जो नॉर्मल चीजें हैं, ऐसा करने से हम इस इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं। दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बैट से ये बीमारी फैलती है। और टॉरी ड्रिंकर्स होते हैं जो लोग ताड़ी, जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो पीते हैं। ये बैट्स कई बार इसको इन्फेक्ट कर देते हैं और ये रॉ पिया जाता है, तो वैसे में ना ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो कोई भी चीज, या वो खजूर हो या फिर
ताड़ी जिसे बोलते हैं वो हो, उसे अगर आप उसका कुछ लोग अगर सेवन कर रहे हैं तो प्रेफरेंसली अभी के टाइम में उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। और अगर यूज करना ही है तो उसे क्लीन करें, अगर कच्चा है तो उसको बॉयल करके, ताकि वो वायरस खत्म हो जाए अगर उसके ऊपर वायरस है भी तो। इसका नाम फ्लाइंग फॉक्स भी रखा गया है, फ्लाइंग फॉक्स किस वजह? जी, तो एक्चुअली क्या है ना कि इसके बहुत सारे इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं जिनसे ये बीमारी फैल सकती है ह्यूमंस में। जी, पिग से हो सकता है, फॉक्स से हो सकता है, हॉर्स से हो सकता है। तो इंटरमीडिएट होस्ट कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ जैसे बिल्ली है। हाँ, पिग्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैट से पिग में आया, पिग से ह्यूमन, क्योंकि पिग्स ह्यूमन के आसपास रहते हैं तो उनसे इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो जो भी लोग पिग्स के आसपास में हैं या उनके पालन पोषण में लगे हुए हैं, उन्हें खास करके एहतियात बरतने की जरूरत है, अदरवाइज वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। एक इंसान अगर इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो कितने दिन के अंदर उसे अपना उपचार करवा लेना चाहिए और क्या देखभाल करनी चाहिए घर में रहकर? क्योंकि कोरोना के टाइम पे तो ये कहा गया था कि 14 दिन तक आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें, वो ज़्यादा बेटर है, किसी के संपर्क में ना आए। क्या इसमें भी इस तरह का है कुछ? हाँ, कोरोना के साथ क्या था कि उसमें सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस बहुत होते थे जी, और पेशेंट सिम्टोमेटिक कम होते थे जी। ये बीमारी उसकी उलट है जी। इसमें एक दूसरे से इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस तो कम है, लेकिन जिनको होगा उसके फैटेलिटी रेशियो, मतलब उससे जान जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अगर किसी को भी सस्पिशन है तो उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और प्रेफरेंसली वो हॉस्पिटल में एडमिटेड होने चाहिए। घर पे इसका इलाज करना मुश्किल है क्योंकि ये दिमागी बुखार होगी, इसमें मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं जी, कोमा में पेशेंट जा सकता है। तो ऐसी दशा में अगर वो घर पे रहेंगे तो जान जाने की संभावना बढ़ जाती है। जी, डॉक्टर सतीश, कोविड के लिए भी जब बात की गई थी तो एक विशेष तरह का वातावरण होता था, उस वक्त हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती थी। क्या इस वायरस के लिए भी ऐसा है कि किसी विशेष वातावरण में ही ये जो है लोगों के अंदर जगह बना सकता है? क्या एहतियात बरतनी चाहिए और क्या अभी तक सरकार या स्वास्थ्य विभाग कर रहा है इसको लेकर? जैसे वो इन्फेक्शन के चांसेस, ये वैसे एयरबॉर्न तो नहीं है, हवा से नहीं फैलती, तो इसलिए, लेकिन हाँ ये जैसे जूस के थ्रू या थूक के थ्रू, यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू, तो ये सब से बहुत अवॉइड करना होगा और हर चीज धो करके, बढ़िया से धो करके, बॉयल करके ही खाइए। स्पेशली जहाँ आप कोई इंफेक्टेड एरिया में आप जा रहे हो तो जैसे खजूर वगैरह जो है कभी भी अब रॉ उसको कच्चा नहीं खाना चाहिए, बराबर उसको धो के या बॉयल करके आराम से खाइए, तब तो कोई खतरे की बात नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है जैसे हाथ धोने की बात हमने कहा, साबुन से धोइए, स्पेशली वन आप इंफेक्टेड एरिया में हो। और अब कोई भी चीज खाने के लिए और ये भी इसमें बहुत सावधानी रखनी होगी क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत फैल जाते हैं, स्पेशली हम लोग बिना धोए या कुछ ऐसे खा लेते हैं डायरेक्ट, तो ये चीज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर रवि, एक बात और समझना चाहेंगे कि बीमारी तो चूंकि सबके लिए समान है, चाहे वो आम इंसान हो, डॉक्टर्स जब इलाज करते हैं तो वो भी इस तरह के मरीजों के संपर्क में आते हैं जिससे वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी परेशानी और एक बड़ी चुनौती होती है। उनके लिए भी कोई हिदायत या निर्देश हैं? हम लोग भी ना यूनिवर्सल प्रिकॉशंस तो अपनाते ही हैं और खास करके जब इस तरह के इन्फेक्शन से हम डील कर रहे होते हैं तो हम हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन, इसके ऊपर हमारा स्पेशल स्ट्रेस रहता है जी। और प्रेफरेंसली हमारे पास इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, जो गियर्स हैं, पीपी किट्स हैं, तो इन सबों के यूज से ना हम ये इन्फेक्शन से बच पाते हैं। लेकिन घर पे जो नॉर्मल लोग हैं
उनके पास ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी होती नहीं है, तो फिर जी तो उन्हें ये इन्फेक्शन उनसे ये स्प्रेड हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जो भी समुचित इन्फेक्शन को रोकने के साधन है, जैसे हैंड वॉशिंग, बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन पे ध्यान देना, ये सब करना चाहिए। और अगर स्लाइट भी आपको चांस लग रहा है कि नहीं आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो वैसे में तुरंत चिकित्सा की सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल। सतीश जी, एक बात और समझना चाहेंगे कि क्या ये हर किसी को हो सकता है, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, या सिर्फ कुछ उम्र के लोगों को ही ये नुकसान पहुंचाता है? ये तो किसी के साथ हो सकती है, और ये खतरनाक ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये ब्रेन का इंफेक्शन, एन्सेफेलाइटिस जो है ना, इसकी वजह से ये ज्यादा खतरा होता है। लोग कोमा में चले जाते हैं, फिर डेथ हो जाती है, क्योंकि ब्रेन में इंफेक्शन जो है ना, ये सबसे ज्यादा इसमें गड़बड़ होता है। तो इसके लिए आप सबसे बड़ी बात, होने को तो एज का कोई इसमें वो नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है, इसलिए ये प्रिकॉशन इसका लेना बहुत जरूरी है। और स्पेशली जो कोई इन्फेक्टेड हो तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करना, फिर वही हैंड वॉश, और इसमें ये क्योंकि इसमें ब्रेन और लंग्स भी इससे इन्फेक्टेड होते हैं, तो इस वजह से इसका प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, अब बोलिए, पूछिए आप। जी, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित रहता है या जानवरों में भी इसके कुछ लक्षण पाए जाते हैं? हाँ, नहीं, जैसे सुअर में है, इवन हॉर्सेज में हुए हैं, इवन इट हैज बीन रिपोर्टेड इन हॉर्सेज। तो ये जानवरों में तो हो सकता है, ज्यादा सबसे ज्यादा ये पिग्स में, सुअर में और चमगादड़, बैट, ये दोनों में ही ज्यादा प्रिकॉशन इनका लेना होता है। होने को तो ये इवन जैसे घोड़े में या और किसी, जैसे आपने बताया, कुत्ता, बिल्ली, कैटेगरी के जो, इस कैटेगरी के जो भी है, तो इस वजह को अवॉइड करने के लिए सबसे ज्यादा जो हम लोग को प्रिकॉशन लेना है वो पिग से और चमगादड़ और पिग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निपाह वायरस की वापसी हुई है, हम लोगों को थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है हर इंसान के लिए। जो हमने कोशिश की कि डॉक्टर्स जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, उनके ज़रिए हम आप तक सारी बातों को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि कोई डर आपके अंदर ना पनपे। जागरूक रहने की आपको ज़रूरत है, आप तुरंत जाएं, डॉक्टर को दिखाएं अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आपके अंदर पाए जाते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफ़र लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।